नमस्कार, एक नई सुबह के साथ मैं संध्या लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया के हाल, साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर जो बड़ी खबरों पर बनाए हुए हैं नजर और आपको बताएंगे ताज़ा हाल। आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से पीड़ितों की अपनी आप बीती है, तो वहीं ममता सरकार किस तरह से सियासी रंग जमाए हुए बैठी हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे मौसम का हाल भी और आपको बताएंगे कि यमुना को साफ करने के लिए किस तरह से सरकार लगातार प्रयासरत है। और भी बहुत कुछ रहेगा खास। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुर्शिदाबाद को न्याय का इंतजार। आज हिंसा पीड़ितों से फिर मिलेंगे राज्यपाल। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की टीम प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। मालदा के शरणार्थी शिविरों में पीड़ितों से भी होगी मुलाकात। उत्तराखंड में 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट। एसडीआरएफ ने सावधानी बरतने की दी सलाह। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से मौसम बदलने के आसार। टैरिफ की टेंशन के बीच वॉशिंगटन में मिले ट्रंप और मेलोनी। संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने निष्पक्ष व्यापार समझौते की जताई उम्मीद। विश्व धरोहर दिवस आज। इस साल की थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। विश्व धरोहरों की सूची में भारत ने लगातार किया अपनी मौजूदगी का विस्तार। और नीरज चोपड़ा की गोल्डन शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका में इन्विटेशनल टूर्नामेंट में जीता सोना। 84.52 मीटर थ्रो के साथ रहे टॉप पर। तो नया सवेरा की करते हैं शुरुआत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जुड़ी हुई हिंसा से जुड़ी खबर के साथ, जहां पीड़ित परिवारों से आज फिर राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल भी यहां पर मुलाकात की गई थी और पीड़ितों से संपर्क किया गया था। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कल यहां पर मुलाकात की थी और यहां पर बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पीड़ितों को लेकर राजभवन पहुंचे थे और उनकी राज्यपाल से मुलाकात करवाई गई थी। मजूमदार ने राज्यपाल से केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की ताकि प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित की जा सके। वहीं पीड़ितों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही पलायन करने वाले हिंदू परिवारों की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की मांग की। इस दौरान राज्यपाल ने उनकी व्यथा सुनी। पीड़ितों ने बताया कि कैसे उनके लोगों को मारा गया, उनका सामान लूटा गया, घर दुकानों में दंगाइयों ने आग लगा दी और उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। राज्यपाल ने कहा कि वो खुद वहां की वास्तविकता देखेंगे। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। Going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action and give reports to whoever is concerned to implement things. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future. My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and also to make up my mind based on realities of the situation. मुर्शिदाबाद के सैकड़ों हिंदू परिवार बेघर होकर पलायन करने को मजबूर हैं। कोई मालदा में शरण ले रहा है तो कोई कहीं और। इस बीच महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बंगाल के दौरे पर है। दोनों टीम हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। एनएचआरसी की टीम आज सुबह मालदा में पीड़ित परिवारों से मिलेगी और मामले की जांच करेगी। जांच के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। टीम शिविर में रह रहे लोगों से भी मिलेगी और उनके पुनर्वास के बारे में चर्चा करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए
मामले की गंभीरता के मद्देनजर जांच के लिए टीम को भेजा है। डर गई है और उसी के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि असुरक्षा की भावना उनके मन में बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी घटनाओं का हमने संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच कमेटी का एक गठन किया है। उन सभी महिलाओं को जो अभी वहाँ से पीड़ित भी है, तकलीफ़ में है, ऐसे उन सभी महिलाओं को मैं मिलने वाली हूँ, उनके साथ बात करने वाली हूँ। मैं मुर्शिदाबाद भी जाऊँगी और मालदा भी जाऊँगी। मालदा के परलालपुर में स्कूल में पीड़ितों को रखा गया है। हालांकि अभी मीडिया को पीड़ितों से बात नहीं करने दी जा रही है। स्कूल के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक दिन पहले परलालपुर में स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत राय ने। पश्चिम बंगाल के परलालपुर में इस समय हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उस स्कूल की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो कि धुलियान से हिंदू शरणार्थी यहाँ पर पलायन करके आए हैं। ये स्कूल है और इसके बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम जो हैं प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा बंगाल पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रामीण जो हैं वो बाहर की ओर आपको नज़र आ रहे हैं। दरअसल जो शरणार्थी हैं उनको यहाँ पर जो है वो रखा गया है और शरणार्थियों से फिलहाल किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो पुलिस है वो यहाँ पर बाहर नजर आ रही है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि फिलहाल किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये वही स्कूल है जो कि धुलियान से सभी हिंदू शरणार्थी जो नाव के सहारे गंगा को पार करके इस तरफ आए थे और अभी भी जो हिंदू शरणार्थी हैं वो अंदर आपको नजर आ रहे हैं। कुछ शरणार्थियों को आपको दिखाना चाहूँगा कि स्कूल की छत पर वो बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तमाम जो गतिविधियाँ बाहर चल रही हैं उनको देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदू शरणार्थियों को कब न्याय मिलेगा, कब ये वापस अपने घरों को जा पाएंगे और क्या सरकार ये भरोसा दिला पाएगी कि आने वाले समय में इस तरीके की हिंसा दोबारा नहीं होगी। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, मालदा। और ज्यादा जानकारी के साथ ही मालदा से हमारे संवाददाता निशांत राय ही जुड़ गए हैं और भी ताज़ा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। निशांत, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीड़ितों की अपनी आप बीती है, वहीं दूसरी तरफ से ममता सरकार का जो रुख है वो लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि पीड़ितों से उन्हें बात नहीं करनी है और दूसरी तरफ मीडिया पर भी पहरा लगा दिया गया है। राज्यपाल को भी कहा गया है कि आप पीड़ितों से मुलाकात नहीं करें। किस तरह से देखें इस पूरे मामले को? देखिए, इसके लिए आज का दिन बेहद ही बड़ा है। आज शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज होगी। इसके अलावा NCW, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राज्यपाल तीनों ही मुर्शिदाबाद और मालदा के दौरे पर आ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार के ये तीन जो प्रमुख घटक हैं, खासकर राज्यपाल तो एक तरीके से राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं, जब वो पीड़ितों के आंसू पूछने जाएंगे तो किस तरीके से सरकार का रवैया रहता है। क्या राज्यपाल को पीड़ितों के घर जाने दिया जाएगा? इसके अलावा NCW, NHRC ये दोनों संस्थाएं क्या पीड़ितों से बात कर पाएंगी? अपनी रिपोर्ट शांतिपूर्ण तरीके से तैयार की जाएंगी? क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है, हमने देखा है जब भी केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर आती है तो कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा होती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं और आरोप लगाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर। तो ऐसे में जब आज चूंकि जुम्मे की नमाज भी है, सुरक्षा भी मुस्तैद रखनी है, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या परिस्थितियां बनती हैं और अब से कुछ देर के बाद ये स्थितियां हमारे सामने आने लगेंगी। और आज मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। निशांत, लेकिन राज्य सरकार के रुख को किस तरह से हम देख सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं? क्योंकि कल भी हाईकोर्ट में जिस तरह से अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार की तरफ से पेश की गई उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है और दूसरी तरफ आज मानवाधिकार की टीम भी जाएगी, महिला आयोग की टीम भी जाएगी, राज्यपाल भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। देखिए, राज्य सरकार लगातार लीपापोती का काम कर रही है और राज्य सरकार को जिस तरीके से अपनी बातें रखनी चाहिए थी उसको वो उस तरीके से नहीं रख पा रही है। वजह है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी हैं वो पूरी तरीके से नाकाम रही। इस हिंसा को रोकने के लिए वक्फ के नाम पर जो हिंसा हुई और वो हिंसा इतनी भड़की कि कई सैकड़ों लोगों को पलायन करना पड़ा और बंगाल में ये स्थिति बन रही है। तो अपने आप में सवाल उठाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ कमज़ोर रहा। हालांकि राज्य सरकार आरोप कई सारे केंद्र
केंद्रीय एजेंसीज पे लगा रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मुद्दा है और स्टेट इसमें पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से बंगाल के मंत्रियों की भाषा है, खासकर एक मंत्री का कहना है कि पलायन करके बंगाल में ही गए, आप समझ सकते हैं कि कितना अनैतिक व्यवहार उनका रहा है। इस तरीके की भाषा आप अगर बोल रहे हैं तो ये दिखलाता है कहीं ना कहीं संलिप्तता भी नजर आ रही है। ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही चीजें तय हो पाएंगी। लेकिन एक बात तय है कि पूरी तरीके से ये फेलियर रहा है कि सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है और इस तरीके की हिंसा हुई है। और आज चूंकि जुम्मे का दिन है, आज नमाज होनी है, आज देखने वाली बात यही होगी कि या ये पूरा मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपटता है या फिर बंगाल पिछले शुक्रवार को दोबारा दोहराता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो निशांत हम लगातार देख ही रहे हैं किस तरह से चरमराई हुई है और किस तरह से पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है वो धू धू कर जल उठा और लोग वहां से पलायन करने के लिए मजबूर है। लेकिन यहाँ पर ये भी कड़ी दर कड़ी अगर हम जोड़ें तो देखते हैं कि ममता बनर्जी खुद भड़काऊ बयान देती हैं और उसके बाद से इस तरह की हिंसा भड़कती है और उसके बाद हाईकोर्ट में जब वो रिपोर्ट पेश राज्य सरकार करती है तो वो क्रमवार बताती है कि किस तरह से हिंसा भड़की। तो किस तरह से इन दोनों चीजों को मिलाकर के देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो केंद्र में ममता बनर्जी ही हैं जिनके बयान के बाद ये पूरी हिंसा भड़की है और पश्चिम बंगाल एक बार फिर जल उठा है। देखिए, इसमें सबसे जरूरी है आरोपियों का बयान, माफ कीजिएगा, पीड़ितों का बयान। पीड़ितों ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस कह रही है कि आप घर में ही रहें और घर से बाहर ना निकलें। दूसरी तरफ घरों में आग लगाई जा रही थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का रवैया था जब पिछले शुक्रवार हिंसा भड़की। यानी अगर पुलिस समय पर नहीं आ रही है तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या पुलिस समय पर नहीं आ पा रही है या पुलिस को कहीं से आदेश मिला है कि आपको अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं राज्य सरकार को जब पीड़ित इस तरीके का बयान देते हैं। और ऐसा ही ममता बनर्जी का जो बयान था वक्फ को लेकर, सड़क से संसद तक की जो बात थी, वो दिखलाता है कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से एक इशारा दिया गया था और उस इशारे ने ऐसा रूप लिया कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में सैकड़ों हिंदू बेघर हो गए, कई लोग 2 लोगों की हत्या कर दी गई, इसके अलावा भी कुछ लोग मारे गए। तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये हिंसा जो हुई थी क्या ये सुनियोजित थी या हिंसा अचानक हुई थी? ये सब जांच का विषय है। और जब आज केंद्र सरकार की 2 महत्वपूर्ण एजेंसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जब यहाँ पर पहुंचेंगे, जब जांच करेंगे, जब पीड़ित राज्यपाल से मिलेंगे, तब हो सकता है कुछ परतें खुले, लेकिन उसको राज्य सरकार कितना मानेगी ये एक बड़ा सवाल है। और निशांत, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, इस समय में एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष क्या कुछ कह रही हैं, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। लोगों का स्थलांतर हुआ है, करीबन 800 से अधिक ज़्यादा लोग स्थलांतरित हो गए हैं। हम शिविर में जाएंगे, वहाँ पे रुकी हुई जो महिलाएं हैं उनके साथ बात करेंगे। ये भी बात आई है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम उनके साथ बात करेंगे और प्रत्यक्ष रूप में स्थिति का जायजा ले लेंगे और उसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट बनाएगा। इससे पहले यहाँ पर एक संदेशखाली में इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त भी बहुत सारे आयोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद उनसे कुछ कड़ी एक्शन नहीं मिली। इस बार क्या आप कड़ी एक्शन लेंगे? देखिए, अगर कुछ गलत होता है और महिलाओं के साथ अगर उनका उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग उसका संज्ञान लेता है। यहाँ पर भी ऐसी खबरें मिली है, पर उसके लिए उन महिलाओं के साथ मिलना होगा, बातचीत करनी होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग उन महिलाओं के सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए जो हमारे अधिकार में है वो सभी कदम हम उठाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट से कोऑपरेशन मिल रहा है ना? हमें तो अभी कोई अड़चन नहीं लग रही है। बहुत महिलाओं ने ये आरोप लगा रही है कि उनके अस्त्र दिखाकर उनको डराया गया, उनके शारीरिक रूप से उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए उनको डराया गया, अपना लाज बचा के वो लोग भागी। बहुत सारी महिलाओं अभी तक FIR भी नहीं दर्ज कर पाई, तो आपकी तरफ से क्या स्टेप्स लिया जाएगा या क्या कहना चाहिए? मैंने जैसे पहले ही कहा कि महिलाएं डरी हुई है, जो उनके साथ व्यवहार हुआ है उसको देखते हुए हम स्वयं उनके पास जाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और स्थिति को हम समझ कर लेंगे और अगर
इस तरह की कोई बातें आती है तो राष्ट्रीय महिला आयोग अपने अधिकारों के दायरे में ज़रूर उन महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए हम कदम उठाएंगे। मैम, आपने कभी पहले सुना है एक ही स्टेट में एक जिला से दूसरा जिला इंसान शरणार्थी बन के भाग रहा है? आपने पहले कभी ऐसा नजारा देखा? वही बात है कि ऐसी स्थिति अगर महिलाओं पर आती है तो ये बहुत खराब बात है, उसकी हम बात करेंगे उनके साथ। मुख्यमंत्री महिला है, उनके राज्य में एक महिला प्रशासक होने के बावजूद महिलाओं के ऊपर अत्याचार एक के बाद एक इंसिडेंट हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं इस स्थिति को एक बार देख लेती हूँ और उसके बाद ही बात करना अच्छा रहेगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को अभी आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रही थी कि वो खुद पीड़ितों के पास जाएंगी, उनसे मुलाकात करेंगी और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ की महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि महिला आयोग की टीम जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के दौरे पर है, उनकी प्रेस वार्ता अभी हम आपको सुनवा रहे थे और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि पीड़ित महिलाओं के पास हम जाएंगे, पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और महिलाओं से बातचीत की जाएगी और जाना जाएगा कि किस तरह से उनके साथ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। शरणार्थी शिविर में पीड़ितों से मिलने के लिए खुद टीम पहुंचेगी। अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता भी अपडेट दे रहे थे और बता रहे थे कि आज जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पीड़ितों से मुलाकात करने जाने वाली हैं, तो आज का दिन बहुत ही खास और अहम रहने वाला है। और आपको बता दें कि कई सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, तो वो सारी बातें क्रमवार आज राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और उनकी जो पूरी टीम है वो महिलाओं से मिलेंगी, मुलाकात करेंगी, शरणार्थी शिविर में जाएंगी और फिर बयान दर्ज करने के बाद आपको बताएं कि रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक बार फिर हमारे संवाददाता निशांत राय से बात करेंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और उनकी टीम आज मुर्शिदाबाद में जाएंगी और उसके बाद वहां की पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात करेंगे, शरणार्थी शिविर में जाएंगी और बयान दर्ज करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बताया जाएगा कि किस तरह से वहां के हालात रहे हैं, किस तरह से वहां की महिलाएं पीड़ित हुई हैं। और भी ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, अभी हम राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष चेयरपर्सन से को सुन रहे थे पत्रकार वार्ता के दौरान और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां की जो महिलाएं हैं वो डरी हुई हैं, भयभीत हैं और यही वजह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग खुद जाएगा और महिलाओं के बयान दर्ज करेगा। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार की ये एजेंसी और नेशनल वुमेन कमीशन जिस तरीके से काम करती है, एक ऑटोनमस बॉडी है और उसका जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है और खुद चेयरमैन का यहाँ पर आना और महिलाओं के बीच जाने संदेश देता है कि बेहद नेशनल वुमेन कमीशन इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है। और चेयरमैन जब आज बात करेंगी तमाम महिलाओं से और जो महिलाओं के बयान होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि उनके बाद उस पर कार्रवाई कितनी होती है, क्योंकि वो केवल सजेस्ट
कर सकते हैं, राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर सकते हैं। निर्देशित करने के बाद जो कार्रवाई गिरफ्तारी होनी है वो बंगाल पुलिस के हाथ में है और बंगाल प्रशासन के हाथ में है। तो देखने वाली बात यह होगी कि जब वो निर्देश जारी करेंगे उसके बाद किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं बंगाल प्रशासन के द्वारा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी यहाँ पर आ रहा है, जो यहाँ पर तमाम पीड़ितों से बात करेगा। और खुद राज्यपाल जब आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पलायन हुआ है और जो हिंसा हुई है कितनी भयानक थी। और मैं खुद कल मालदा गया था, जहाँ पर मैंने देखा था कि जो गंगा नदी है, गंगा से उस पार एक बड़ा गैप है और उसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष, कई लोग नदी में तैर के आए, कई लोग नावों के सहारे आए और केवल जो धुलियान है, धुलियान से जो जगह है जहां मालदा में जो राहत शिविर है वहां तक उनका ये संघर्ष था। और जो लोग आ गए वो बच गए, क्योंकि वहां पर पिछले शुक्रवार हालात बद से बदतर हो चुके थे और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहा था। ऐसे में आज भी जुम्मे की नमाज है, प्रशासन के आगे आज एक बड़ी चुनौती है कि आज बेहद शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा कार्यक्रम जुम्मे की नमाज का हो जाए, ताकि मुर्शिदाबाद और नालंदा में मालदा में जो है वो शांति व्यवस्था बनी रहे। निशांत, लेकिन आज एक बार फिर मुर्शिदाबाद के बाद संदेश खाली की वो याद भी ताज़ा हो जाती है, जिस समय हमने देखा था कि महिलाएं किस तरह से पीड़ित थी, उनको किस तरह से उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। और जिस तरह से आज महिला आयोग की चेयरपर्सन खुद कह रही हैं कि महिलाएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग पलायन को मजबूर हैं। उनके पलायन को रोकने के लिए अब स्थानीय सरकार किस तरह से कदम उठा सकती है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि सरकार को लोगों से कोई सरोकार नजर नहीं आता। देखिए, वाकई बंगाल में हालात चिंताजनक हैं। मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ पर एक महिला है और महिला के रहने के बाद ये स्थिति अगर बन रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो वाकई सवाल उठता है और ये सवाल बड़ा भी है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो है सरकार की ओर से जो पलायन करने वाले लोग हैं उनको कोई भरोसा नहीं दिलाया गया है। ममता बनर्जी अगर एक बार उनसे आकर मिलती, उनसे चर्चा करती, तो हो सकता था कि परिस्थितियाँ बदलती, महिलाओं को एक भरोसा होता कि मुख्यमंत्री भी महिलाएं और वो हमसे वापस जाने के लिए कह रही हैं, हमारी सुरक्षा का वादा कर रही हैं। लेकिन सरकार की ओर से केवल दूसरी एजेंसियों पे आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो उनकी वजह से ये हालात बिगड़े या उनकी इसमें भूमिका थी। तो सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, राज्य की मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्होंने पीड़ितों से बात की? पीड़ितों को राज्यपाल के पास जाना पड़ रहा है लेकिन मुख्यमंत्री के पास नहीं जा पा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री को राज्य का शासन देखना होता है। तो ये सवाल कई सारे उठते हैं कि आखिर पीड़ितों को विश्वास क्यों नहीं है सरकार में। पीड़ितों को तो बिल्कुल भी विश्वास नजर नहीं आ रहा है, हम साफ तौर पर देख रहे हैं। लेकिन इसको अगर सियासी रंग जिस तरह से दिया गया, अगर हम उसको समझना चाहें तो वक्फ कानून को लेकर के जहां देश के विभिन्न राज्यों में प्रशंसा सामने आ रही है और खुद वो लोग कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए मददगार है, ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस तरह की घटना हो जाना और उसके बाद लगातार एक हफ्ते तक पलायन की समस्या सामने आई है, लोग बाहर हैं, लोगों से बात नहीं की जा रही है, मुआवजा दे दिया गया लेकिन संपर्क नहीं साधा गया, ये तमाम वो बिंदु बताते हैं कि किस तरह से नाम भले ही ममता है लेकिन ममता तो नहीं नजर आ रही है। निशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे दूसरी बात कि जिस तरह से ये पूरी समस्या कड़ी दर कड़ी हम देख रहे हैं, तो वहां पर आखिर ऐसा क्या समस्या हो गई? बहुत ही संक्षेप में बताइएगा कि वक्फ कानून को लेकर के आग लगाने तक की ये सियासी रंग, एक सियासी अमली जामा पहनाना पड़ गया। देखिए, डेमोक्रेसी में सबको विरोध करने का अधिकार है और विरोध करने का एक तरीका होता है। और चूंकि कई सारे लोग कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा डेमोक्रेसी में बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाना, जो कि वहाँ पर अल्पसंख्यक है, ये दिखलाता है कि आप विरोध नहीं, आप एक तरीके से दबाव की बात कर रहे हैं, आप एक तरीके से डराने की बात कर रहे हैं। और डरा कर अगर आप किसी कानून को बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि देश की संसद में पास हुआ है, तो ये दिखलाता है कि आप एकदम आधारहीन बात कर रहे हैं। और इसी के चलते ये स्थितियां बनी हैं। और राज्य सरकार को जिस तरीके से भूमिका निभानी चाहिए थी, राज्य सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल हुई है, जिसकी स्थिति यह है कि 600 से 700 लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में पड़े हैं अपने स्टेट में और अपनी ही जगह से केवल 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पीड़ितों से सरकार की ओर से कोई बड़ा अगर बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई एक ऐसा नेता जो उनको आश्वासन दिला सके कि वो अपने घरों पर सुरक्षित जा सके,
मुलाकात नहीं की है। मुआवजे का जरूर ऐलान किया जिनके घर में हत्या हुई थी, लेकिन उस परिवार ने भी पूरी तरीके से मुआवजे को ठुकरा दिया और इंसाफ की बात कही है, क्योंकि परिवार को लगता है कि मुआवजा लेने के बाद शायद सरकार उनको इंसाफ ना दे। तो ये तमाम तरीके के सवाल है जिससे ममता सरकार पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी है। बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आज का दिन भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लगातार नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दे दिया है। समिति को पीड़ितों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने में सुविधा प्रदान करने और अंतराल अवधि के दौरान विस्थापित व्यक्तियों के कल्याण की निगरानी करने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने कहा कि 3 सदस्यीय समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के एक अधिकारी के अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव शामिल होंगे। उन्होंने 15 मई 2025 तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 12 अप्रैल से पहले के आदेश के अनुसार मुर्शिदाबाद के प्रभावित क्षेत्रों में बने रहेंगे। और नया सवेरा में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से अगले 3 दिनों तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवाएं और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, लेकिन उत्तराखंड में आज से 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कुमाऊं मंडल में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, लेकिन आज से गढ़वाल मंडल में भी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि राज्य के बाकी जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश ही नहीं बल्कि इन जिलों के लिए आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम के बदलते मिजाज को देखकर उत्तराखंड में एसडीआरएफ ने लोगों को सलाह दी है कि वो सावधानी बरतें। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और नोडल अफसरों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। खास तौर पर यह भी कहा गया है कि पर्यटक अभी इन इलाकों में ना जाएं। दुर्घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश, रास्ता बंद होने पर जल्द खुलवाने के निर्देश। राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में रहेंगे। सभी चौकी, थाने आपदा संबंधी उपकरणों के साथ हाई अलर्ट पर। खाद्य सामग्री और मेडिकल की पर्याप्त व्यवस्था हो। स्कूलों में बच्चों के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए। लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील मार्गों पर उचित व्यवस्था हो। ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, जल शक्ति मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। इस बैठक में नदी की वर्तमान स्थिति और उसकी सफाई और पुनरुद्धार से जुड़ी चल रही योजनाओं पर विस्तार से बातचीत हुई। ड्रेनेज प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, सेप्टेज और डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना में कमियों की पहचान और उसकी निगरानी के उपाय, यमुना नदी के प्रवाह में सुधार, बाढ़ क्षेत्र का संरक्षण, ग्रीन रिवर फ्रंट का विकास
और जन जागरूकता जैसे कार्यों पर विशिष्ट समय सीमाओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई। दिल्ली की पेयजल प्रणाली का पुनर्वास कर जल रिसाव और गैर राजस्व जल को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली समग्र जल प्रबंधन के लिए एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगी और उसे शहर के मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा। यमुना नदी के हरियाणा खंड, दिल्ली खंड और दिल्ली से प्रयागराज के संगम तक के खंडों में की जाने वाली कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छठ पूजा का त्योहार मनाते समय दिल्ली के लोगों के अनुभव में सुधार होने चाहिए। इसके साथ ही ये भी जोर दिया गया कि लोगों में नदी के प्रति सम्मान जागृत करने और यमुना नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों और युवाओं के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों और नदियों के बीच संपर्क बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें नदी के पुनरुद्धार और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए जन भागीदारी आंदोलन चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली खंड के अतिरिक्त ब्रज क्षेत्र जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ब्रज यात्रा को नदी जन आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि नालों में प्रवाह को मापने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु सूक्ष्म स्तर पर रियल टाइम डेटा एकत्र किया जा सके। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस और बीजेपी इन दिनों फिर से आमने सामने है। इस बार मामला नेशनल हेराल्ड केस का है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आने के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया था कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस पर बीजेपी ने कहा कि सिर्फ 50 लाख में गांधी परिवार ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल कर ली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी में सियासत गरमाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का वार, मुश्किल में गांधी परिवार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और नेशनल हेराल्ड मामला उसकी पोल खोल रहा है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस और गांधी परिवार पर आक्रामक है और उसका कहना है कि कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। A nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired assets for 2000 crores। और आप सेक्शन 8 सेक्शन 25 की बात करते हैं। दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है, 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं, ऑस्कर फर्नांडिस जी को दिया जाता है 14% शेयर। इस मामले में आरोप है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज फ्री लोन दिया, जिसे चुकाया नहीं गया। नवंबर 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90.25 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। आरोप है कि यंग इंडिया ने साल 2011 में एजेएल के लगभग सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है वो यंग इंडिया के पास और उनके अधीन हो गया। मात्र 50 लाख और वो भी डोटेक्स इंडिया से लेकर ये बन गए मालिक, जिसके पास 76% शेयर था, मां और बेटे। अब इसी मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर चार्जशीट हुई है, जिस पर कोर्ट 25 अप्रैल को संज्ञान लेगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और नया सवेरा में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि आज विश्व धरोहर दिवस है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व, उनके अस्तित्व के संभावित खतरों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास आज कुल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? इनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित श्रेणी की धरोहर है। ये आंकड़ा सिर्फ गर्व का विषय नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि हमारी विरासत को अब वैश्विक मंच पर भी वही सम्मान मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। और यही वजह है कि भारत अब उन गिने चुने देशों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास 40 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में पहले पायदान पर न अमेरिका है, न ही चीन, बल्कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज इटली के पास हैं। पूरी दुनिया में अभी तक 1223 से अधिक साइट्स को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिल चुकी है। लेकिन भारत की बात ही कुछ और है। यहाँ की विरासतें सिर्फ दीवारों में कैद कहानियाँ नहीं हैं, ये जिंदा सभ्यता की निशानियाँ हैं जो हमारी पहचान को दुनिया भर में स्थापित कर रही हैं। पिछले दशक में भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विरासत व संस्कृति के प्रभावी प्रदर्शन के फलस्वरूप यूनेस्को ने कई भारतीय विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता प्रदान की है। और आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही है। ये दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद का दिन है। गुड फ्राइडे मानव समाज को प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देता है। ये ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि शुक्रवार को सूली पर चढ़ने के तीसरे दिन यानी रविवार को यीशु मसीह फिर जीवित हो गए, इसलिए 2 दिन बाद ईस्टर संडे मनाया जाएगा। दुनिया के अलग अलग देशों में गुड फ्राइडे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। सभाओं में यीशु के क्रूस पर चढ़ने की कहानी पढ़ी जाती है, भजन गाए जाते हैं और उपदेश भी दिए जाते हैं। और फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे अखबारों की सुर्खियों के बारे में। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब रुक करते हैं अखबारों की सुर्खियों का।
और अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी भावना नैयर। भावना के पास आपको लिए चलते हैं। भावना, आज के अखबारों की बात करें तो वो कौन कौन सी खबरें हैं जो महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए प्रकाशित हुई हैं? आज जिन अखबारों की बात करें संध्या, उसमें कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें आज स्थान दिया गया है, जिसमें सबसे पहली खबर कई अखबारों ने आज अपने मुख्य पृष्ठ में प्रकाशित की है, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से है। जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो खुद उपराष्ट्रपति है, साथ साथ एक लॉयर भी हैं, उन्होंने न्यायपालिका पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जिसमें न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यपालिका का काम भी वह खुद ही करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली के अधिकारियों और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने कल एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जहां उनको यमुना की स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, ऐसे में एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। 36 महीने की एक कार्य योजना है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि छठ से पहले यमुना की स्थिति में सुधार होगा, यानी कि पुनरुद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा यमुना का। और उन्होंने 36 महीने की कार्य योजना जो अधिकारी हैं उन्होंने पेशकश की है और 3 हिस्सों में कार्य योजना बनकर तैयार की गई है। इसमें सीवेज प्लांट को लेकर रियल टाइम निगरानी की जाए, साथ ही साथ कई मुख्य बिंदुओं पर इसमें मंथन हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी से जुड़ी हुई है, जहां उन्होंने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से भारत लगातार उभर रहा है और लगातार मजबूती देखने को मिल रही है, उससे विकसित भारत के साथ दुनिया के नंबर 1 सैन्य शक्ति बनकर उभरेगा भारत। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की भी बात की है। राजनाथ सिंह ने एक और बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र जैसे तेजी से जो नए युद्ध स्तर उभर रहे हैं, उसको लेकर भारत को तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर रक्षा क्षेत्र में हम मजबूत हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रक्षा शक्ति या फिर युद्ध करने के लिए तैयार है, ये शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सबसे पहली और बड़ी चुनौती उस मानसिकता को बदलना है जिसमें यह कहा जाता है कि रक्षा जरूरतों को पूरा करना केवल आयात करेगा, यानी कि आयात की सोच को बदलना जरूरी है। रक्षा मंत्री ने इस पर जोर दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसे भड़काऊ भाषण ना दिया जाए जहां से हिंसा भड़क उठे। उन्होंने कहा कि बल को अभी भी तैनात करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। अदालत ने माना है कि अब भी मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति सामान्य नहीं है और इसलिए केंद्रीय बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही ममता ने ये राज्यपाल से आह्वान किया है कि वो राज्यपाल जो कल भी पीड़ितों से मिले थे और आज भी पीड़ितों से मिलने वाले हैं, ऐसे में आह्वान किया कि सामान्य स्थिति हो रही है, ऐसे में राज्यपाल को आह्वान कर रही हैं कि आप अभी पीड़ितों के पास ना जाएं मिलने। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपकी मानसरोवर यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां हम देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में दोस्ती देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत चीन के रिश्ते लगातार मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैलाश मानसरोवर यात्रा भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रही है, जहाँ मानसरोवर यात्रा शुरू होने के लिए जो उड़ानें हैं वो जल्द शुरू करेगा भारत और चीन, और ये यात्रा इसी वर्ष होने वाली है और इसकी तैयारियां भी कहीं ना कहीं पूरी करी जा चुकी हैं। चलते एक ऐसी खबर का आपको दिखाना चाहते हैं जो फोटो ऑफ द ईयर कही गई है, लेकिन ये जो फोटो है इसमें कई दर्द हैं, क्योंकि ये फोटो जंग से जुड़ी हुई है और जंग में बम नहीं मरते, गोलियां नहीं मरती, तोपे नहीं मरते, साथ ही साथ मरते सिर्फ इंसान हैं, क्योंकि जंग के बाद का नुकसान कोई फरिश्ता नहीं भरते सिर्फ इंसान है। और ये फोटो इसी का गवाह है, जहाँ ये बच्चा एक फिलिस्तीनी बच्चा है और बच्चे का नाम महमूद अजार है, जो युद्ध में कंधे के नीचे दोनों बाहों को खो चुका है। जिसके बाद वो जब अपनी माँ से मिला तो माँ से उसने कहा कि माँ अब मैं आपको गले कैसे लगाऊंगा। तो युद्ध में मरते इंसान हैं और नुकसान इंसानों का होता है। तो संध्या, आज की अगर प्रमुख अखबारों की मुख्य सुर्खियां कहें तो इन खबरों को कहीं ना कहीं अखबारों ने आज अपने मुख्य पृष्ठ या अलग अलग पृष्ठों में जगह दी है। बिल्कुल भावना, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता और यात्रा, और साथ ही साथ जो अंत में आप लाई हैं फोटो ऑफ द ईयर, बहुत ही मार्मिक स्टोरी है जो कहीं ना कहीं एक संदेश भी देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए अखबारों से, अलग अलग क्षेत्रों से ये खबरें समेट के लाने के लिए। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी परिसर में हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अमेरिका और यूरोप के बीच संभावित व्यापार समझौते के बारे में आशा जताई। इटली के पीएम से बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि व्यापार समझौता एक निष्पक्ष सौदा होगा और ये अवश्य होगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई है। वहीं मेलोनी ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आधिकारिक यात्रा के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन 24 अप्रैल को एक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस सौदे में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शामिल नहीं है, जो वार्ता में विवाद का विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन ने कई बार अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए चर्चा शुरू हुई है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच हमास ने गाजा क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए समझौता करने का प्रस्ताव रखा है। हमास के गाजा प्रमुख ने कहा कि हमास इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी लोगों की एक निश्चित संख्या के बदले में इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। कोलंबिया सरकार ने पीत ज्वर के मामले में वृद्धि के कारण बुधवार देर रात देशव्यापी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। कोलंबिया के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले साल की शुरुआत से अब तक इस बीमारी के 74 मामले सामने आ चुके हैं और 34 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। कोयला मंत्रालय का कहना है कि उसने कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने और आयात निगरानी प्लेटफॉर्म पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कोयला आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल के पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। पंजीकरण शुल्क को संशोधित कर 500 रुपये प्रति खेप कर दिया गया है, जो 15 अप्रैल 2025 से प्रभावी। इस पहल की शुल्क संरचना की जगह लेगा, जो प्रति खेप 500 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक थी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक दावे करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल होने के लिए 49 कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किए और 24 पर 77.6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि जिन कोचिंग सेंटर्स को नोटिस मिले हैं उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आरबीआई ने नियमों का सही से अनुपालन नहीं करने के लिए 3 बैंकों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक पर 29.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 38.60 लाख रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.40 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अब हर महीने की 28 तारीख को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आंकड़ा जारी करेगा। इसके साथ इस आंकड़े को जारी करने की समय सीमा 42 दिन से घटाकर 28 दिन कर दी गई है। आईटी कंपनी इन्फोसिस का वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में मुनाफा 11.7% घटकर 7,033 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल समान तिमाही में 7,959 करोड़ रुपए था। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पर रहेंगे। इस दौरान वो सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इसमें जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं होंगी। भारत के सौरव कोठारी ने आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स में पिछले विजेता पंकज आडवाणी को 725-480 अंक से हराकर खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ सौरव कोठारी आईबीएफएफ और डब्ल्यूबीएल विश्व बिलियर्ड्स पेशेवर खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने सीजन की शुरुआत गोल्ड के साथ की है। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने दक्षिण अफ्रीका में एक इनविटेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज ने 84.50 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। सऊदी अरब के दम्माम में एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शौर्या अंबुरे ने अंडर 18 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता। 15 वर्षीय शौर्या ने 13.8 सेकंड का समय लेकर पदक हासिल किया। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों का इस सीजन में ये पहला मैच होगा।
वहीं मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 18वें सीजन में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। टीम ने गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए। मुंबई ने 6 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। बीसीसीआई ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की 1-3 से हार और ड्रेसिंग रूम की बातें लीक होने पर 3 कोचिंग स्टाफ को हटा दिया है। इसमें सहायक कोच अभिषेक नायर के अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई शामिल हैं। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल के कप्तान वर्जिल वैन डिक ने लिवरपूल के साथ अपने अनुबंध को 2 साल और बढ़ा लिया है। 33 साल के वर्जिल वैन डिक का अनुबंध क्लब के साथ इस सीजन की समाप्ति के साथ समाप्त हो रहा था। वर्जिल वैन को साल 2023 में लिवरपूल क्लब का कप्तान नियुक्त किया गया था। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं असम के सुप्रसिद्ध मुकोली बिहू शानदार झलकियों के साथ, जिसमें कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया है। तो आप लीजिए इस प्रस्तुति का आनंद और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डुबाया